A very good morning to all the class 8 students. I hope everyone is having a great time at home and everyone is studying hard. So in the last class we were dealing on the topic cultural and educational rights, right to constitutional remedies, right to education. I have already explained you about these three topics, and fundamental right has human rights. How India played an important role in the United Nations in drafting the United Nations Human Rights Commission. How India played a role, and we have seen already. And under this one, cultural and educational right means every Indian citizen have the right to acquire education. Have the right to acquire education in any level or any degree Indian citizen can earn according to this. कोई भी डिग्री अर्न कर सकता है इंडियन सिटीजन एनी लेवल तक अकॉर्डिंग टू दिस राइट, और एनी इंस्टीट्यूशन में वो लोग जाके अर्न कर सकता है डिग्री. सो ये राइट दिया गया है एंड नो वन कैन डिस्क्रिमिनेट, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है. कोई भी इंस्टीट्यूशन में और कोई भी इंस्टीट्यूट में उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है. एंड ही शी कैन अर्न डिग्री any up to any level in any institute, and no one can discriminate him on the basis of caste, creed, religion and sex. And everyone has the right to preserve their own culture and propagate and practice their own culture. ये right दिया गया है, fundamental right बोल के दिया गया है इंडिया में. And that is cultural educational right. And right to constitutional remedies, as I have told you earlier, that it is the most important right which is stated in the Article 32 of the Indian Constitution. This is the most important right, because without this all the fundamental rights are meaningless. All the rights are meaningless without this right. ये rights हम लोगों को means under this right a freedom, a power is given, not power actually, it's not power, but a right is given to the individual in order to move to the court. ये right के द्वारा से हम लोगों को कोर्ट में जाने का अधिकार देता है. कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट भी आपका राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को डिस्ट्रॉय करना ट्राई करता है, then you have right to move and take that person, that particular person or any institute, you have the right to take him to the court in order to get justice. ये right हम लोगों को ये अधिकार देता है इंडिया में, right to constitutional remedies. तो ये पूरा right को यही प्रोटेक्ट करता है. Then right to education, इसको recently prime means इसको फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया है. पहले ये फंडामेंटल राइट्स नहीं था, लेकिन इंडिया में राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया है. और इसका अनाउंसमेंट हुआ है 2010 में 1 अप्रैल में कॉन्स्टिट्यूशन पास किया है कि हर बच्चे लोगों का मीन्स ये अधिकार है फ्रॉम 6 to 14 years ऑफ एज उन लोगों को एजुकेशन, फ्री एजुकेशन रिसीव करना है. मीन्स इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इंडिया में हर बच्चे को ये एजुकेशन मीन्स शिक्षा का अधिकार है बोल के ये पास किया है. देन हाउ इंडिया प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंडामेंटल राइट्स और ड्राफ्टिंग ऑफ द United Human Rights Commission. We have seen yesterday that India has played an important role. बहुत एक्टिव रोल प्ले किया है हम लोगों का देश ने, मीन्स यूनाइटेड नेशन में, यूएन में, मीन्स ह्यूमन राइट कमीशन में बहुत मीन्स योगदान है हम लोगों का देश का भी. Then today we are going to deal a new topic, that is directive principle of state policy. ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एडिट किया गया है. आर्टिकल 35 से लेके आर्टिकल 51 तक इसको इंक्लूड किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को. तो ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आइडिया, ये फिलोसफी हम लोग आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट आयरलैंड, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, और आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग लिया गया है इसको.
ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये फिलोसॉफी को, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी इंडिया में, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है लेकिन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट ड्यूटीज और राइट्स माना जाता है इंडिया में। और ये राइट्स मीन्स इसको ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ये राइट्स को अगर कोई भी फंड आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इसमें जो भी राइट्स है उसको अगर कोई भी इन्फ्रिंज करता है तो वो मीन्स उसको कोर्ट में लेके नहीं जा सकता है ये राइट। लेकिन फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का डिफरेंसेस यही है, ये फंडामेंटल राइट्स कोर्ट में इन्फोर्सेबल है, दैट मीन्स कोर्ट में आप फाइट कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई भी डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये राइट्स ऐसा राइट है जिसमें कोर्ट में इसको आप फाइट नहीं कर सकता है। ये सिर्फ मीन्स गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है स्टेट गवर्नमेंट के लिए या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए ये इंस्ट्रक्शन है इन ऑर्डर टू मेंटेन ए गुड एडमिनिस्ट्रेशन। लेट्स सी, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है और इसको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, आयरलैंड से या आइडिया को। An important features of the Constitution is the directive principle of state policy। ये कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इम्पोर्टेंट फीचर्स माना जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इम्पोर्टेंट फीचर्स है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। Although the directive principles are fundamental in the governance of the country, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, ये एक फंडामेंटल है गवर्नेंस फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। देश को रन करने के लिए ये बहुत नेसेसरी है ये फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देश को रन करने में मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन रन करने में और देश को चलाने में ये फंडामेंटल है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, लेकिन ये लीगली आप कोर्ट में मीन्स ये इन्फोर्स नहीं कर सकता है ये फंडामेंटल राइट्स को। ये गवर्नमेंट चलाने के लिए बहुत नेसेसरी है ये प्रिंसिपल्स, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये गवर्नमेंट रन करने में बहुत नेसेसरी मीन्स फीचर है ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये बहुत नेसेसरी है गवर्नमेंट रन करने के लिए। लेकिन ये कोर्ट में मीन्स इन्फोर्सेबल नहीं है, दैट मीन्स कोर्ट में आप इसको नहीं फाइट कर सकता है या कोर्ट में जाके लागू नहीं करवा सकता है। इंस्टेड देयर आर द गाइडलाइंस फॉर क्रिएटिंग ए सोशल ऑर्डर, और ये मेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मेन एम है ये गाइडलाइन से सोशल ऑर्डर मीन्स कम्युनिटी या सोसाइटी को कैसे सिस्टमेटिकली रन करना है, ये ऐसा सिचुएशन क्रिएट करने का ये गाइडलाइन से ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सोसाइटी को कैसे सिस्टमेटिक वे और रन करना है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा अच्छी तरह से रन करना है, सोसाइटी का कैसा वेलफेयर करना है, यही है आइडिया ये। और ये गाइडलाइन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये गाइडलाइन से सोसाइटी और सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना। Characterized by social, economic and political justice, liberty, equality and fraternity has written in the Constitution preamble। और ये सोसाइटी को अच्छी तरह से सोशल ऑर्डर को कैसा मेंटेन करके रखना है और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस और सोशल जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी इसको कैसे अच्छी तरह से हम लोग सोसाइटी में लेके जाना है, ये इसका इंस्ट्रक्शन है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये पूरा सोशल ऑर्डर को, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को कैसा मेंटेन करके सोसाइटी में मीन्स आगे लेके जाना है, यही गाइडलाइन से ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है, कोर्ट में अगर कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कुछ भी इन्फ्रिंज हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है, आप इसको कोर्ट में नहीं फाइट कर सकता है,
क्योंकि ये सिर्फ गाइडलाइंस है, मीन्स गवर्नमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए, पूरा नागरिक के लिए ये गाइडलाइंस है कि कैसा सोशल ऑर्डर को और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को कैसा मेंटेन करके जाना है सोसाइटी में, इसी का गाइडलाइंस दिया हुआ है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यहाँ आप देख सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स है, एक इकोनॉमिक गाइडलाइंस है गवर्नमेंट के लिए, कैसा सोसाइटी में कैसा मीन्स लोगों का विकास करना है, यही गाइडलाइंस दिया है गवर्नमेंट के लिए, इकोनॉमिक गाइडलाइंस। और गांधीयन प्रिंसिपल्स, महात्मा गांधी का जो प्रिंसिपल्स था उसको इंक्लूड किया गया है, क्योंकि महात्मा गांधी रूरल एरिया में बहुत इंटरेस्ट देता था, तो इसको मद्देनजर रखते हुए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसको इंक्लूड किया गया है, गांधीयन मॉडल्स को भी। और प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू द रिफॉर्म ऑफ लॉज, जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और ये गाइडलाइन से और इसमें जो रिलेट करता है लॉज कानून के साथ, जो जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, इसको ही डील करता है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एंड प्रिंसिपल्स फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड अंडरस्टैंडिंग, और इसमें यही क्लियरली मेंशन किया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कि इंटरनेशनल पीस को कैसा बरकरार रखना है और कैसा एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करके आगे बढ़ना है, यही सब डायरेक्ट मीन्स गाइडलाइंस दिया हुआ है इस आर्टिकल में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। इसी आर्टिकल में ये सारा गाइडलाइंस दिया हुआ है। देन विल मूव टू फंडामेंटल ड्यूटीज। ये आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। फंडामेंटल ड्यूटीज, हम लोगों का ड्यूटीज, राइट्स आर ऑलवेज एक्कम्पाइंड बाय ड्यूटीज। राइट हमेशा मीन्स राइट को एक्कम्पानी करता है ड्यूटीज, वी नो दैट। राइट हमेशा अकेला नहीं है, मीन्स हमेशा उसको एक्कम्पानी करता है ड्यूटीज। They can be exercised only when we perform our duties responsibly. तो राइट को हम लोग एक्सरसाइज कर सकता है जब हम लोग अपना ड्यूटीज को अच्छी तरह से परफॉर्म करता है, वरना अगर हम लोगों का ड्यूटीज को हम लोग अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करता है तो राइट्स को हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। राइट्स विदाउट ड्यूटीज आर मीनिंगलेस। तो राइट्स विदाउट ड्यूटीज ये मीनिंगलेस बन जाता है। अगर राइट्स अकेला दिया है और ड्यूटीज नहीं दिया है तो वो मीनिंगलेस हो जाता है, क्योंकि उसको राइट्स को कौन अधिकारी कौन उसको निभाएगा, उसका ड्यूटीज होना जरूरी है। तो इसीलिए माना जाता है राइट्स, अगर राइट्स दिया जाता है, अगर उसको वो ड्यूटीज अगर उसको मीन्स जो उसको लागू करवाने के लिए कोई भी नहीं है तो वो मीनिंगलेस हो जाता है। राइट्स विदाउट ड्यूटीज आर मीनिंगलेस। फंडामेंटल ड्यूटीज आर डिफाइंड एज ए मॉरल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन टू हेल्प बिल्ड ए फ्री, रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी नेशन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को हम लोग डिफाइन कर सकता है, ये मॉरल पूरा इंडियन सिटीजन, ये मॉरल ड्यूटीज माना जाता है, पूरा इंडियन सिटीजन का मॉरल ड्यूटीज मानता है। मीन्स हम लोग हर इंडियन सिटीजन का ये मीन्स ड्यूटीज मानता है। मीन्स भारत हैज ए सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, हम लोगों का हर सिटीजन नागरिक का ये ड्यूटी बनता है कि एक फ्री, अच्छा और एक रिस्पॉन्सिबल और हेल्दी नेशन फॉर्म करने का हम लोगों का, हर भारत का मीन्स इंडिया का सिटीजन का ये ड्यूटी माना जाता है। एक मॉरल ड्यूटी माना जाता है हम लोगों का, एक इनर ड्यूटी माना जाता है कि हम लोग ऐसे सिटीजन ऑफ इंडिया, हम लोगों को अच्छा, एक रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार और एक हेल्थी नेशन इंडिया को बनाना है, ये ड्यूटी है। These duties also promote a spirit of patriotism among the citizen। और ये ड्यूटीज हम लोगों को क्या प्रमोट करता है? पेट्रोटिज्म। ये ड्यूटीज हम लोगों को क्या क्या पैदा करता है? ये ड्यूटीज पैदा करता है एक देशभक्त। पेट्रोटिज्म इज
एक देशभक्त पैदा करता है हम लोगों पर, सिटीजन लोगों पर ये ड्यूटीज। That it is important to use our right and freedom only up to the limit where they do not interfere with the freedom and rights of the others। तो हम लोगों का ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों का जो राइट्स और फ्रीडम है उसको हम लोग लिमिट तक यूज़ करना है, और हम लोगों का राइट्स इंटरफेयर करना नहीं चाहिए किसी का फ्रीडम पर, और किसी का मीन्स राइट पर ये इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। हम लोगों का राइट्स, हम लोग जो राइट्स मिला है हम लोगों को, वो हम लोग अच्छी तरह से लिमिटेड वे यूज़ करना है, और हम लोगों का राइट्स किसी को इंटरफेयर या किसी का राइट्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। टू इम्प्लीमेंट द सेम, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सम फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों का फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोगों के लिए ऐड किया है कॉन्स्टिट्यूशन में बाय द 42nd अमेंडमेंट हैज लिस्टेड बिलो। तो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा से ये फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम लोगों को ये बरकरार रखने के लिए किसी का राइट्स को हम लोग डिस्ट्रॉय ना करें, और किसी का राइट्स को और किसी का फ्रीडम को डिस्ट्रॉय ना करें, डिस्टर्ब ना करें, इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज पूरा इंडियन सिटीजन के लिए दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको 42nd अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया है, आर्टिकल 51 क्लॉज ए की माध्यम से जोड़ा गया है इसको। तो फंडामेंटल ड्यूटीज यही है हम लोगों का, मीन्स यही ड्यूटीज बनता है कि एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोगों को मीन्स एक अच्छा, जिम्मेदार, रेस्पॉन्सिबल, एक हेल्थी नेशन फॉर्म करना है, और इंडिया को एक हेल्थी और फ्री, एक अच्छा जिम्मेदार नेशन बनाना है इंडिया को। ये हर भारत इंडिया का सिटीजन का ये मीन्स मॉरल होना चाहिए, मॉरल ड्यूटीज होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया है इंडिया में, और हम लोगों का राइट, किसी का राइट और फ्रीडम को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हम लोगों का राइट को हम लोग लिमिट से यूज़ करना है, किसी का राइट को हम लोगों का फ्रीडम इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया है हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन में अकॉर्डिंग टू द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा से। तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज से हम लोग आज ओनली विल डील अप टू 5। To abide by the Constitution and respect its ideals and institution, the national flag and the national anthem। तो ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हर भारत का नागरिक पर ये लागू होता है, और ये हम सबको ये ड्यूटीज को देख के निभा के चलना है इंडिया में। तो फर्स्ट ड्यूटीज क्या है, मीन्स हम लोगों को एबाइड करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को मान के चलना है पूरा इंडियन सिटीजन को, प्राइम मिनिस्टर से लेके पूरा इंडियन सिटीजन को कॉन्स्टिट्यूशन को एबाइड, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसको एबाइड करके चलना है, उसको मान के चलना है, और रेस्पेक्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसका आइडियल्स को, आइडियाज जो लिखा गया है आर्टिकल्स और जो इंस्टीट्यूशन सेटअप किया है उसको रेस्पेक्ट करना है। हर भारत का नागरिक का ये ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशन को मान के चलना है, आइडियाज को रेस्पेक्ट करना है, इंस्टीट्यूशन को रेस्पेक्ट करना है। द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथेम, तो नेशनल फ्लैग को भी रेस्पेक्ट करना है और नेशनल एंथेम को भी रेस्पेक्ट करना है। इसीलिए हम लोग जब नेशनल एंथेम गाता है तो सब अटेंशन में रहता है, नहीं हिलता है, मीन्स कुछ काम करके हम लोग ऐसा नहीं गाता है कि काम कर रहा है और गा रहा है, ऐसा नहीं है, सब अटेंशन में रेस्पेक्ट दिखाता है। तो सबका ये ड्यूटी बनता है इंडिया में कि हम लोगों को मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन को मान के चलना है और रेस्पेक्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन का आइडियल्स और इंस्टीट्यूशन को, और नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट करना है, नेशनल एंथेम को रेस्पेक्ट करना है। ये पूरा भारत का नागरिक का मीन्स ये अधिकार बनता है।
Then number 2, to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. तो हम लोगों को जो आइडिया है, जो नोबल आइडिया से जो हम लोगों का नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल को ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम, हम लोगों का जो फाउंडिंग फादर से जो फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए फाइट किया है, जो उन लोगों ने जो आइडिया देखा है इंडिया का बारे में, उसको, वो आइडिया को हम लोगों को चेरिश करना है। और वो आइडिया को हम लोग को मीन्स वो आइडिया को इंस्पायर करके हम लोगों को मीन्स नेशनल स्ट्रगल मीन्स हम लोगों को आगे बढ़ के ले जाना है। वो आइडिया को चेरिश करना है। और वो नोबल आइडियाज जो उन लोगों को इंस्पायर किया है फ्रीडम के लिए, वो आइडिया को हम लोगों को चेरिश करना है और अप्रिशिएट करना है वो आइडिया को, वो नोबल आइडियाज को। वो सेकेंड, ये पूरा भारत मीन्स इंडियन सिटीजन का ड्यूटी बनता है। जो भी हम लोगों का फ्रीडम स्ट्रगल में जो उन लोगों ने जो आइडिया देखा है इंडिया के लिए, बहुत मीन्स संघर्ष करके आज़ादी लाया है, और जो आइडिया उन लोगों को इंस्पायर किया है, वो आइडिया को चेरिश करना है। सब इंडिया का सिटीजन लोगों को या वो आइडिया को चेरिश करना है और इंडिया को ऐसा ही आगे बढ़ाना है। देन दैट इज नंबर 2। नंबर 3, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये पूरा इंडिया का ड्यूटी बनता है नागरिक का कि इंडिया का मीन्स जो सॉवरेनिटी और यूनिटी इंटीग्रिटी है उसको बरकरार रखना है। मीन्स उसको हमेशा बरकरार रखना है। हम लोगों का जो सॉवरेनिटी है, जो पूरी तरह से हम लोगों का देश पूरा किसी का कंट्रोल में नहीं है, जो हम लोग सॉवरेन है उसको बरकरार रखना है। और जो हम लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी है उसको बरकरार रखना है। और इंटीग्रिटी इंडिया का जो इंटीग्रिटी है उसको बरकरार रखना है। तो ये पूरा नागरिक, ये भारत का नागरिक का ड्यूटी बनता है ये सबको मेंटेन करके रखने के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड I'll be telling the next tomorrow. Thank you very much. If you have queries, you are most welcome to ask. Thank you.